हेलो फ्रेंड्स, तो रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 7 अप्रैल 2025 को एक नया आईटीआर फॉर्म इशू किया गया है, फॉर्म आईटीआर बी। अब ये फॉर्म आईटीआर बी क्या है? तो अब यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि किसी टैक्स पेयर है जिसके द्वारा कर की चोरी की जा रही है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसे टैक्स पेयर का सर्च किया जा सकता है और साथ ही उस टैक्स पेयर को अपना फॉर्म आईटीआर बी फाइल करना मैंडेटरी है। तो अब ये जो फॉर्म आईटीआर बी है, उसमें टैक्स पेयर को अपनी सारी इनकम के संबंध में डिस्क्लोजर देना होगा जिसके संबंध में उसने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दी है या फिर उसने रिटर्न फाइल नहीं की है। तो अब ये फॉर्म आईटीआर बी क्या है, किसे फाइल करना है, किस केस में फाइल करना है और इसमें क्या क्या डिटेल है जो कि टैक्स पेयर के द्वारा इंसर्ट की जाएगी, ये हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू की गई है, नोटिफिकेशन नंबर 30/2025 और ये नोटिफिकेशन जो है वो 7 अप्रैल 2025 को इशू की गई है। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा इनकम टैक्स के जो रूल है उसमें 1 सितंबर 2024 से कुछ अमेंडमेंट जो है वो किए गए हैं। तो अब ये अमेंडमेंट आपके किससे रिलेटेड है? रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 158 BC. The return of income required to be furnished by any person under clause A of subsection 1 of section 158 BC relating to any search initiated under section 132 or requisition made under section 132A on or after the first day of September 2024 shall be in the form ITR-B and be verified in the manner indicated therein. तो इसका मतलब ये है कि अब यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा यदि किसी भी टैक्स पेयर का 1 सितंबर 2024 के बाद में अगर सर्वे किया जाता है तो उस केस में अब उसको अपना फॉर्म आईटीआर भी फाइल करना मैंडेटरी है और साथ ही टैक्स पेयर के द्वारा जो ये फॉर्म फाइल किया जाएगा तो उस फॉर्म को उसे वेरीफाई भी करना है। तो अब यहाँ पे आपको नीचे प्रोसीजर दे रखा है कि जो आपके द्वारा फॉर्म आईटीआर बी फाइल किया जाएगा उसको किस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। तो अब यदि मान लो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं या फिर आप कोई कंपनी है या पॉलिटिकल पार्टी है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपके द्वारा जो फॉर्म आईटीआर बी फाइल किया जाएगा उसको आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अदर पर्सन है यानी कि अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी कर सकते हैं और आप पीवीसी के थ्रू भी अपना फॉर्म आईटीआर बी जो है वो फाइल कर सकते हैं। In the said rules in Appendix 2nd after Form ITRU, the following Form ITRB shall be inserted namely. तो अब आपके द्वारा जो फॉर्म ITRU फाइल किया जाता है उसमें ही आपके नीचे ये नया फॉर्म ITRB इंसर्ट किया गया है जिसमें आपको अपनी डिटेल जो है वो इंसर्ट करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर ब्लॉक असेसमेंट। तो अब यहाँ पे आपका जो ये रिटर्न है वो ब्लॉक पीरियड यानी कि जिस ईयर में आपका सर्च कंडक्ट किया जाता है उस ईयर से रिलेटेड आपको सारी डिटेल जो है वो इस फॉर्म में इंसर्ट करनी है। तो अब यहाँ पे आपके द्वारा जो फॉर्म आईटीआर भी फाइल किया जाएगा तो उसमें आपके द्वारा जब नॉर्मल रिटर्न फाइल किया जाता है और जो डिटेल इंसर्ट की जाती है वो सारी डिटेल आपको फॉर्म आईटीआर भी फाइल करते समय डालनी है। जैसे कि आपका पैन नंबर क्या है, आपका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके आधार नंबर क्या है, इसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है। नेक्स्ट आपको स्टेटस डालना है कि आप रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। नेक्स्ट डिटेल आपको डालनी है कि फर्स्ट टाइम जब आपका सर्च कंडक्ट किया जाता है सेक्शन 132 और 132A में उसकी डिटेल डालनी है। देन आपको लास्ट डेट ऑफ सर्च ऑथराइजेशन की डेट यहाँ पे डालनी है। नेक्स्ट है ब्लॉक पीरियड, तो यहाँ पे आपका जितने टाइम पीरियड के लिए सर्च कंडक्ट किया गया है उस टाइम की डिटेल डालनी है। नेक्स्ट है रिटर्न फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस। तो अब यहाँ पे आपके द्वारा जो ये रिटर्न फाइल की जाती है वो कौन से नोटिस के रिस्पॉन्स पे फाइल की गई है, जैसे कि सेक्शन 158 BC के रिस्पॉन्स में या सेक्शन 158 BD के रिस्पॉन्स में, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। तो इस तरीके से फॉर्म आईटीआर बी में आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर्स फॉलोइंग विद इन द ब्लॉक पीरियड। यानी कि मान लो यहाँ पे अगर कोई टैक्स पेयर है जिसका सर्च कंडक्ट किया जाता है तो सर्च कंडक्ट करने के पहले जितने भी असेसमेंट ईयर है उन सभी की डिटेल भी टैक्स पेयर को यहाँ पे डालनी होगी। जैसे कि एंटर डेट ऑफ फाइलिंग द लास्ट रिटर्न, उसके द्वारा लास्ट रिटर्न कब फाइल किया गया है, सेक्शन अंडर विच फाइल, कौन से सेक्शन में उसने अपना रिटर्न फाइल किया है उस पर टिक करना है। एंटर एक्नॉलेजमेंट नंबर और रिसिप्ट नंबर, यहाँ पे उसको एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो इंसर्ट करना है। एंड लास्ट है अगर सर्च कंडक्ट होने से पहले अगर कोई भी असेसमेंट, री असेसमेंट या रिकम्पिटिशन किया गया है तो वो भी यहाँ पे टिक करना है। तो इस तरीके से उसके द्वारा जो पिछले असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल की गई है उन सभी की डिटेल भी उसे यहाँ पे इंसर्ट करनी है।
नेक्स्ट आपको पार्ट सी में डिटेल डालनी है कंप्यूटेशन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम टू बी फाइल्ड वेयर सर्च और रिक्विजिशन इज कंक्लूडेड इन द सेम ईयर इन विच इट वाज इनिशिएटेड, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका सर्च कंडक्ट किया गया है उसी ईयर में वो अगर कंक्लूड हो जाता है तो इस टेबल में आपको डिटेल डालनी है। तो अब इस टेबल में आपको क्या क्या डिटेल है जो कि इंसर्ट करनी है, तो उसमें फर्स्ट है असेसमेंट ईयर कंप्राइजिंग द ब्लॉक पीरियड, नेक्स्ट है अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिक्लेयर्ड फॉर द ईयर कंप्राइज्ड इन द ब्लॉक पीरियड, यानी कि आपके ब्लॉक पीरियड से रिलेटेड जितने भी आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है वो सारी इनकम आपको यहाँ पे सेपरेटली डिस्क्लोज करनी है। नेक्स्ट है टोटल इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143(1) और असेस्ड अंडर सेक्शन 143, 144, 147, 153(a), 153(c), 158(b), 245(d) प्रायर टू द डेट ऑफ सर्च और रिक्विजिशन। तो अब यहाँ पे सर्च कंडक्ट होने से पहले आपकी यदि कोई इनकम है जो कि इन सेक्शन में डिटरमाइन की गई है तो वो डिटेल यहाँ पे डालनी है। नेक्स्ट है टोटल इनकम डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) और इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) prior to the date of initiation of search or requisition and not covered in B। तो इस कॉलम में आपको वो डिटेल डालनी है जो कि आपने अपने रिटर्न फाइल करते समय इंसर्ट की है। नेक्स्ट कॉलम में आपको डिटेल डालनी है सेक्शन 115A और 15G के अकॉर्डिंग। अब आपके जो ITR फॉर्म बी है उसमें ये 3 कॉलम जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर विच हैज एंडेड एंड द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न फॉर सच ईयर हैज नॉट एक्सपायर्ड प्रायर टू द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द सर्च और द डेट ऑफ रिक्विजिशन। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका 10 अप्रैल 2025 को सर्च है जो कि कंडक्ट किया जाता है, तो उस केस में आपका जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है वो आपका एंड हो गया है, लेकिन उसके संबंध में जो ITR फाइलिंग की ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2025। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जितनी भी इनकम है वो इनकम यहाँ पे आपको डिक्लेयर करनी है। नेक्स्ट कॉलम में है इनकम ऑफ पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर in which the search is initiated or requisition is made and ending on the day immediately preceding the date of intimation of search or requisition। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपका 10 अप्रैल 2025 को सर्च कंडक्ट किया गया है तो यहाँ पे आपको 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में जो इनकम है वो इनकम आपको इस टेबल में डिक्लेयर करनी है। एंड लास्ट है इनकम ऑफ पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द सर्च और रिक्विजिशन एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन फॉर सर्च और रिक्विजिशन। यहाँ पे आपका जो सर्च कंडक्ट किया जाता है उसकी स्टार्टिंग डेट है 10 अप्रैल 2025 और सर्च की जो लास्ट ऑथराइजेशन डेट है वो है 30 अप्रैल 2025। तो इस कॉलम में आपको 10 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 के बीच में जो इनकम अर्न की गई है उस इनकम की डिटेल आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर Y0 का मतलब ये है कि जिस ईयर में आपका सर्च कंडक्ट किया जाता है, और असेसमेंट ईयर Y1 का मतलब ये है कि अगर आपका सर्च नेक्स्ट ईयर तक चला जाता है तो उस केस में आपको अगले साल की इनकम भी इसमें रिपोर्ट करनी पड़ती है। नेक्स्ट है पार्ट सी टोटल इनकम कंप्यूटेशन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम टू बी फाइल्ड इन केस वेयर द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन फॉर सर्च और रिक्विजिशन फॉल्स इन अ प्रीवियस ईयर सब्सिक्वेंट टू द ईयर इन विच द सर्च और रिक्विजिशन वाज इनिशिएटेड। तो इसका मतलब ये है कि मान लो आपका जो सर्च है वो जिस फाइनेंशियल ईयर में कंडक्ट किया जाता है उसका ऑथराइजेशन यदि आपको नेक्स्ट ईयर में मिलता है तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल डिटेल इंसर्ट करनी पड़ेगी इनकम ऑफ पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन फॉर सर्च और रिक्विजिशन इज एग्जीक्यूटेड एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर सर्च और रिक्विजिशन। तो फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे आपका सर्च है जो कि 1 मार्च 2025 को कंडक्ट किया गया है, लेकिन उसका जो ऑथराइजेशन है वो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मिलता है 30 अप्रैल 2025 को। तो इस केस में आपका जो सर्च है वो नेक्स्ट ईयर में चला गया है। तो अब यहाँ पे आपको 1 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 के बीच में जो इनकम है वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको इस टेबल में अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो है उसको डिक्लेयर करना है। नेक्स्ट है पार्ट डी हेडवाइज ब्रेकअप ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम फॉर द ब्लॉक पीरियड डिक्लेयर्ड इन कॉलम ए ऑफ पार्ट सी। तो अब यहाँ पे मान लो अगर आपका कोई सर्च किया जाता है और सर्च के दौरान अगर आपकी कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है जो कि आइडेंटिफाई की जाती है तो उसका भी आपको हेडवाइज ब्रेकअप देना पड़ेगा कि आपकी सैलरी की इनकम कितनी है, हाउस प्रॉपर्टी की कितनी है, प्रॉफिट एंड गेन कितना है, कैपिटल गेन कितना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना है। तो इस तरीके से आपको हेडवाइज इनकम का भी ब्रेकअप देना पड़ेगा फॉर्म ITR बी में।
नेक्स्ट है आइटम वाइज ब्रेकअप ऑफ द टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम फॉर द ब्लॉक पीरियड डिक्लेयर्ड इन पार्ट D1। यानी कि आपको हेड वाइज इनकम का ब्रेकअप तो देना ही है, साथ ही आपको आइटम वाइज ब्रेकअप भी देना होगा अनडिस्क्लोज्ड इनकम के संबंध में कि आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम में मनी कितनी है, बुलियन कितना है, ज्वेलरी कितनी है, या अगर आपकी कोई अदर वैल्यूएबल आर्टिकल है तो वो कितना है, या आपकी कोई वर्चुअल डिजिटल असेट्स है, या कोई एक्सपेंडिचर है, या फिर मान लो अगर आपने कोई खर्चे हैं जिनका इनकरेक्ट क्लेम किया है, या फिर कोई एग्जेम्पशन या डिडक्शन है जो कि आपने गलत क्लेम कर रखी है, या कोई अलाउंसेस है जो कि आपने रॉन्ग क्लेम किए हैं, या फिर अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है, या फिर आपकी इनकम बेस्ड ऑन एनी एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट और ट्रांजेक्शन। तो इस तरीके से इस टेबल में आपको आइटम वाइज ब्रेकअप भी देना होगा अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम का। तो अब यदि मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो आपका सर्च किया जाता है और उसके दौरान अगर कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलती है तो उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर आपको 60% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही आपको सरचार्ज का भी पेमेंट करना है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का भी पेमेंट करना है 4% से। साथ ही आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है और इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है। तो इस तरीके से आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे आपको हायर रेट से टैक्स का पेमेंट भी गवर्नमेंट को करना है। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ टैक्स पेड ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम फॉर द ब्लॉक पीरियड। अब आपके द्वारा जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे टैक्स का पेमेंट किया जाता है उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे डालनी है। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट यदि मान लो आपके द्वारा कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया है लेकिन जो पहले आपने रिटर्न फाइल की है उसमें आपने इसकी क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं की है। नेक्स्ट है यदि मान लो आपका कोई TDS या TCS है जो कि डिडक्ट किया गया है लेकिन पहले जो आपने रिटर्न फाइल किया था उस रिटर्न में आपने ये क्रेडिट अगर क्लेम नहीं की है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्म ITR-B जो है वो आपको फाइल करना है और इसमें आपको सारी डिटेल जो है वो इंसर्ट करनी है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अपने पिछले 6 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके उसको आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है ताकि इन फ्यूचर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपका कोई सर्च है जो कि कंडक्ट किया जाता है तो उस केस में आप इस फॉर्म को सही तरीके से भर पाए और फॉर्म को फाइल करते समय आप अपनी इनकम का जो सोर्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सही तरीके से बता पाए। तो इसलिए आपको क्या करना है कि रिटर्न फाइल करते समय आपको रिटर्न में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। आपकी जितनी भी इनकम के सोर्स है वो सारे सोर्स आपको रिटर्न फाइल करते समय अपने रिटर्न में डिस्क्लोज करने हैं क्योंकि मान लो आप अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करते हैं और उस केस में अगर आपका सर्च कंडक्ट किया जाता है और अगर डिपार्टमेंट को कोई अनडिस्क्लोज इनकम मिलती है तो उस केस में आपको हाई रेट से टैक्स का पेमेंट भी करना पड़ सकता है। और साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत सारी डिटेल्स मांगी जाती है जो कि आपको इस फॉर्म में फिल करके देनी पड़ती है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा फॉर्म है जो कि फिल करना है और उसके बाद आप इसको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू या EVC के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।